किशनपुर गांव में एक योगेश नाम का व्यक्ति रहता था। योगेश की एक धर्मपत्नी थी और एक छोटी बेटी भी थी। कुछ दिनों से योगेश की पत्नी की हालत बड़ी ही खराब चल रही थी। एक दिन योगेश अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम चिंता क्यों करती हो? तुम ठीक हो जाओगी। तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। अब मैं और जीवित नहीं रह सकूंगी। अब मेरा मृत्यु का समय करीब आ गया है। मुझे अपने जीवित रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी नन्ही सी बेटी अब अकेली हो जाएगी। योगेश, तुम मुझसे एक वादा करो। तुम मेरी बेटी को कभी दुखी नहीं करोगे। तुम उसकी पढ़ाई कभी बंद नहीं करोगे। मेरे मरने के बाद तुम मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखोगे। मुझे किसी चीज की दिक्कत नहीं होने दोगे। वादा करो योगेश, मुझसे वादा करो। इतना बोलकर योगेश की पत्नी की मृत्यु हो जाती है और योगेश की बेटी रोना शुरू कर देती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, लेकिन योगेश की बेटी अपनी माँ को भूल नहीं पा रही थी। वह हर वक्त अपनी माँ की यादों में खोई रहती थी। एक दिन योगेश अपनी बेटी को इस हालत में देखकर बोलता है, अगर तुम ऐसे ही उदास रहोगी तो मेरा क्या होगा? परम पता ही है, मैं तुम्हें देखकर ही जीवित हूं। गोरी बेटा, अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा? मैंने तुम्हारे माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी उदास नहीं होने दूंगा। तुम चिंता मत करो गोरी, मैं कल ही तुम्हारे लिए एक काम वाली लेकर आऊंगा जो घर का सारा काम करेगी और तुम्हारी देखभाल भी करेगी। अजी, मैं माँ के बिना कैसे रहूंगी? मुझे तो माँ के बिना नींद भी नहीं आती। माँ मुझे रोज लोरी सुनाकर सोती थी और तभी मुझे नींद आती थी। माँ के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती पिताजी। आप कहते हैं तो मैं खाना खाकर सो जाती हूँ, लेकिन कल सुबह मैं अपने मन के पास ही जाऊंगी। मुझे अपने माँ के पास जाना है पिताजी। अच्छा ठीक है, अब तुम सो जाओ। इतना बोलकर योगेश वहां से चला जाता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, योगेश अपने खेत की तरफ निकल जाता है। खेत में जाते हुए तभी योगेश को उसका एक पुराना मित्र मिलता है। योगेश अपने मित्र से बातें करने लगता है। योगेश भाई, पता लगा है कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। सुनकर बड़ा ही अफसोस हुआ। आपकी पत्नी बड़ी ही अच्छी महिला थी। लेकिन योगेश भाई, अब तो तुम्हारी बेटी बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। उसके बारे में क्या सोचा है? कुछ नहीं विकास भाई, बस सोच रहा हूं बेटी के लिए कोई काम वाली रख लो, जिसके घर का काम भी हो जाएगा और मेरी बेटी को देखभाल करने वाली भी मिल जाएगी। वाह, सब तो ठीक है योगेश भाई, लेकिन इससे बेहतर होगा कि तुम दूसरा विवाह कर लो। तुम्हें पत्नी भी मिल जाएगी और तुम्हारी बेटी को मां मिल जाएगी, जिसकी तुम्हारी बेटी से उसका बचपन नहीं छीनेगी। नहीं विकास भाई, अगर मैं शादी कर लूंगा तो मेरी बेटी का कोई ख्याल नहीं रखेगा। न जाने दूसरी पत्नी कैसी होगी। अरे नहीं, तुम चिंता क्यों करते हो? मेरी जानकारी में एक लड़की है जो मेरे मामा की बेटी है। बड़ी ये अच्छी है और दिल की बड़ी ही नेक है। तुम मुझसे विवाह कर लो तो वाह, तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी। अच्छा ऐसा है तो ठीक है विकास भाई, तुम अपने मामा से बात कर लेना। मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद योगेश की शादी हो जाती है। दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद योगेश की पत्नी उसके घर में आकर रहने लगती है। शादी की पहली रात ही योगेश अपनी पत्नी से कहता है, राधा गोरी मेरी इकलौती बेटी है और मैं अपनी बेटी से बड़ा ही प्रेम करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरी बेटी से उतना ही प्यार करो जितना कि मैं करता हूं, और मेरी बेटी को कभी मां ना होने का एहसास मत होने देना। इस बात का खास ख्याल रखना, और मैं विवाह अपनी बेटी के लिए ही किया है ताकि उसकी मां मिल सके। आप चिंता ना करें, मैं आपकी बेटी को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्रेम दूंगी। मैं आपकी बेटी को एहसास ही नहीं दूंगी कि मैं उसकी सौतेली माँ हूं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। पहले तो राधा गोरी से बड़ा ही प्रेम का दिखावा करती है।
गोरी को अपने हाथों से ही खाना खिलाती है, हर वक्त उसका ख्याल रखती है। लेकिन कुछ दिनों के बाद राधा अपना रूप दिखा ही देती है। ए गोरी, कहाँ जा रही है? घर में इतना काम है और एक तू है कि तेरे घर का कोई काम नजर नहीं आता। हर वक्त स्कूल स्कूल। आज से तू स्कूल नहीं जाएगी और घर का सारा काम भी करेगी। लेकिन माँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। मेरी माँ कहती थी कि गोरी, तू पढ़ाई कभी मत छोड़ाना, पढ़कर तू एक डॉक्टर बनना। इसीलिए मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती और पिताजी भी मेरी पढ़ाई बंद नहीं कराएंगे। अच्छा तो आने दे आज तेरे पिताजी को, उनसे भी आज मैं पूछ लेती हूँ। न जाने क्यों इस लड़की को पढ़ा रहे हैं, फालतू का खर्चा है और कुछ भी नहीं। तभी कुछ ही देर बाद योगेश भी घर आ जाता है। योगेश के आते ही राधा योगेश को सारी बातें बताती है और योगेश को झूठी सच्ची बातें बताकर भड़का देती है। हाँ गौरी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अब तुम्हारा स्कूल जाना ठीक नहीं है, और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है आजकल का माहौल कितना खराब हो गया है। अब तुम घर रहो और घर के काम करो। अब योगेश बिल्कुल बदल चुका था। योगेश को अपनी पत्नी की सारी बातें अच्छी लगने लगी थी। वह अपनी पत्नी की कोई भी बात नहीं टलता था। वक्त ऐसे ही बीत जाता है। कुछ सालों के बाद अब गौरी 18 वर्ष की हो चुकी थी। गौरी की माँ गौरी से कहती है, हर वक्त बाहर घूमती रहती है, तुझसे इतना नहीं होता कि घर का कुछ काम करा दे। आने दे आज तेरे पिताजी को, आज ही तुझे इस घर से बाहर कराती हूँ। इतना बोलकर राधा वहां से चले जाती है और योगेश का इंतजार करने राधा अपने पिताजी से डरकर जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल जाकर राधा को एक घायल हिरन दिखाई देती है। अरे इस हिरन को क्या हो गया? सीजन को किसने तीर मारा? तभी जंगल से एक राजा बाहर निकलते हुए आते हैं और कहाने लगते हैं, लड़की, ये मेरा शिकार है, इस हिरान को मैंने पकड़ा है, तुम इसी रान से दूर रहो। यह हिरन भी एक जीवित मनुष्य की तरह है, इसे भी दर्द होता है। आपन ने यह ठीक नहीं किया, तुम्हें पता है इसे कितनी पीड़ा हो रही है। मैं एक राजा हूं और राजा का यह कर्तव्य होता है कि राजा शिकार खेलना सीखे, इसीलिए मैं शिकार कर रहा हूं। आप कितने निर्दयी राजा हैं। ऐसे राजा का होना किसी शराब से बढ़कर नहीं। ऐसे राजा के होने से बेहतर है कि हम बिना राजा के रह ले। राजा हमेशा अपनी प्रजा के लिए सोचता है और एक आप है कि अपने ही अहंकार के लिए जी रहे हैं। तुम्हारी इन्हीं बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, हटा मेरे रास्ते से। इतना बोलकर राजा विवेक वहां से चले जाते हैं और राधा उसे हिरन की मलहम पट्टी करने लगती है। धीरे धीरे हिरन को आराम होने लगता है और हिरन जैसे ही कुछ ठीक होती है, हिरन दौड़ती हुई वहां से चली जाती है। यह देख राधा भी अपने घर की तरफ वापस आ जाती है। राधा जैसे ही अपने घर आती है, राधा देखती है कि राधा की मन राधा के पिताजी को न जाने क्या क्या बात कहकर भड़का रही है। राधा को देख राधा के पिताजी बड़े ही क्रोधित हो जाते हैं और राधा पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। राधा, दिन पर दिन तुम्हारी शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। तुमने मेरे नाक में दम कर दिया है। आज से तुम घर का सारा काम करोगी, जंगल से लकड़ियां भी लाओगी। लेकिन पिताजी, मैं तो घर का सारा काम करती हूँ और कुएं से पानी भी लेकर आती हूँ। वह सब मैं नहीं जानता, यह बोल दिया है तो बोल दिया है। राधा इतना सुनकर अंदर चली जाती है और जाकर झाड़ू पोछा करने लगती है। तभी राधा की माँ राधा के पास आकर बोलती है, देख लड़की, इस घर में रहना है तो मेरी बात मानकर चलना पड़ेगा, नहीं तो तुझे पता है मैं क्या कर सकती हूँ। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, राधा बिना खाए पिए जंगल की तरफ निकल जाती है। उधर राजा भी शिकार के लिए निकल जाते हैं। माँ, मैं जंगल शिकार करने जा रहा हूँ। यदि अगर आज मुझे कोई खरगोश मिला तो आपके लिए अवश्य लाऊंगा। मुझे पता है आपको खरगोश बड़े ही पसंद है। मेरा बेटा बड़ा ही बहादुर है, मेरा बेटा किसी से नहीं डरता। एक दिन मेरा बेटा शेर का शिकार कर लेगा। इतना बोलकर राजा शिकार के लिए चले जाते हैं और जंगल में जाकर शिकार करने लगते हैं। राजा जंगल में जाकर जैसे ही तीर मारते हैं, वह तीर जाकर एक साधु बाबा को लग जाता है।
जो साधु बाबा बरसों से बैठे तपस्या कर रहे थे। साधु को घायल देख राधा साधु बाबा के पास आती है और बोलाती है, महाराज आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा चोट तो नहीं? आई महाराज, मैं अभी जाकर आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आप देरी रखें महाराज और हिम्मत ना हारे। तभी राजा भी महाराज के सामने आ जाते हैं और गुस्से में बोलने लगते हैं, आप लोग भी कहाँ कहाँ बैठ जाते हैं, क्या आपको नहीं मालूम या हमारे शिकार की जगह है? आप जैसे व्यक्तियों के कारण ही हमसे हमारा शिकार छूट जाता है। दुष्ट राजा, तुम्हें मेरी सदियों की तपस्या भांग करती है और ऊपर से तुम मुझे ही दोषी ठहरा रहे हो। तुम्हें नहीं पता तुमने मेरी सदियों का कार्य भांग कर दिया है। तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। मैं तुम्हें शराप देता हूं, आज से तुम एक मनुष्य के रूप में नहीं, एक गधे के रूप में रहोगे। महाराज ऐसा ना करे, यह हमारे गांव के राजा हैं और मैं नहीं चाहती कि हमारे गांव के राजा एक गधे के रूप में रहे। अगर ऐसा हो गया तो हमारे गांव की बड़ी बदनाम भी हो जाएगी। महाराज, इस राजा की जगह मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप अंदाजा को क्षमा कर दे और वापस इन्हें इनके रूप में इंसान बना दे। ठीक है कन्या, तुम कहती हो तो मैं शराब अधूरा कर देता हूं। यदि तुम इस राजा के राज्य में जाकर राजा के माता पिता से कहो कि तुम्हारा विवाह राजा से करा दे, तो तभी राजा का शराब दूर हो सकता है। लेकिन यदि राजा के माता पिता ने विवाह कराने से मना कर दिया, तो यह लड़का दोबारा मनुष्य नहीं बन पाएगा। इतना सुनकर राधा जंगल से महाल की तरफ जाने लगती है। राधा के साथ साथ वह गधा भी राधा के पीछे पीछे जा रहा था और महाल के पहाड़ जाकर रुक जाती है। महाल के बाहर जाकर राधा सिपाहियों से बोलती है, लड़की, तुम कहाँ जा रही हो? तुम महल के अंदर नहीं जा सकती। तुम्हें महल में जाने की अनुमति किसने दी? मुझे महाराज से मिलना है। महाराज से मुझे बड़ी ही जरूरी बात करनी है। आज महाराज से मिलना मेरा बड़ा ही आवश्यक है। यदि मैं महाराज से नहीं मिली तो घोर अपराध हो जाएगा। इसलिए आप मुझे महाराज के पास जाने दें। महाराज, एक लड़की आपसे मिलना चाहती है और कहती है कि उसे आपसे बड़ी ही जरूरी बात करनी है। यदि आप उसे नहीं मिले तो बहुत गलत हो जाएगा। और यह कौन मूर्ख लड़की है जो हमसे मिलने की जिद कर रही है? न जाने क्यों या गांव वाले उठकर महाल आ जाते हैं और आकर हमें परेशान करते हैं। और ऐसा कौन है जो हमारे राज्य में तहलाका मचा देगा? कैसी बात करती है लड़की? हा 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 हा! उस लड़की को मेरे पास लेकर आओ। आखिर मैं भी देखना चाहता हूं कि उस लड़की को ऐसी क्या जरूरी बात करनी है जो बिना मिले यहां से नहीं जा रही। सैनिक राधा को बुलाकर राजा के पास ले आते हैं। राधा महाराज को सारी बात बताती है, लेकिन महाराज राधा की बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थे। लड़की, कैसी मांगड़त कहानियां बना रही हो? यदि तुम्हें हमसे कुछ चाहिए तो बता दो, लेकिन ऐसी झूठी कहानी बनाओगी तो तुम्हें बड़ा दंड मिल जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों किसी लड़की को दंडित किया जाए। महाराज, मैं सच बोल रही हूँ। मेरा यकीन करो, यहाँ कोई गधा नहीं, आपके बेटे विवेक है। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप जंगल जाकर साधु महाराज से पता कर सकते हैं। साधु महाराज ने ही राजा को दंडित किया है और उन्हें एक मनुष्य से गधा बना दिया है। बस करो लड़की, आखिर कब तक तुम यह झूठी कहानी सुनाती रहोगी? और चली जाओ यहां से। सैनिकों, इस लड़की को उठाकर यहां से बाहर फेंक दो और याद रहे यह लड़की अंदर ना पाए। इतना सुनकर राधा वहां से उदास होकर चली जाती है। राधा के पीछे पीछे वह गधा भी चला जाता है।